हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम दृष्टि एजुकेशन। आज की वीडियो में हम द्रव के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने द्रव्य और ठोस द्रव गैस में क्या डिफरेंस होता है द्रव के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द्रव के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। द्रव के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। सबसे पहले क्या होता है, अणु एवं परमाणु की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम। द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, इन कणों को अणु कहते हैं। द्रव्य जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, इन कणों को हम अणु कहते हैं। ये अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं के सहयोग से बनते हैं। अणु क्या है, एक इंग्लिश में बोलते हैं इसको मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे एटम जब कनेक्ट होते हैं तब ये जाकर एक आपका मॉलिक्यूल तैयार होता है। तत्वों के अणु समान परमाणुओं से बने होते हैं। जो जितने भी तत्व होंगे उनके अणु समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा यौगिकों के अणु असमान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक शुद्ध द्रव के सभी अणु सब प्रकार में गुणों में समान होते हैं। जो भी शुद्ध द्रव होगा उनके जितने भी अणु होंगे वो उनके जो जितने भी गुण होंगे वो एक समान होंगे, परंतु विभिन्न द्रवों के गुण अणु गुणों में भिन्न होते हैं। जो अन्य द्रव होते हैं उनके अणु गुणों में उनसे भिन्न होते हैं। द्रवों के गुणधर्म इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनके अणु किस प्रकार के परमाणु से बने हैं। द्रव जो भी होगा उसका नेचर उस बात पर डिपेंड करेगा कि अणु किस प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं और ये परमाणु अणु में परस्पर किस प्रकार से बंधे हुए हैं, इनके बीच में किस तरीके का बॉन्ड है, ये भी द्रव्य के गुणधर्म को निर्धारित करने में इम्पॉर्टेंट है। जैसे हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के परमाणु से ही बने हैं होते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों भी कार्बन के परमाणु से बने होते हैं, परंतु उनकी आणविक रचना जो है भिन्न होती है। उनकी आणविक रचना क्या होती है, भिन्न होती है, परंतु आणविक रचना की भिन्नता के कारण इनके भौतिक गुण में अंतर आ जाता है। ये हीरे तथा ग्रेफाइट की संरचना है। हीरे में अलग तरीके की संरचना आपको आणविक संरचना देखने को मिल रही है, लेकिन ग्रेफाइट में भी अलग संरचना देखने को मिल रही है। लेकिन इनके जो परमाणु हैं, कार्बन परमाणु जो हैं एक ही जैसे हैं, लेकिन इनकी भौतिक गुणधर्म और उनकी आणविक संरचना जो है एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अंतरा आणविक अवकाश एवं अंतरा आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द्रव में एक अणु से दूसरे अणु के बीच खाली स्थान रहता है जिसे हम अंतरा आणविक अवकाश या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इन खाली स्थानों को आंखों द्वारा देख पाना असंभव है। इसके लिए प्रत्येक द्रव्य सतत दिखाई देते हैं। द्रव की भौतिक अवस्था बदलने के साथ साथ अंतरा आणविक अवकाश भी बदलता रहता है, जैसे घटता बढ़ता रहेगा। गैस अवस्था में अवकाश सबसे अधिक होता है। जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि ठोसों में अंतरा आणविक अवकाश सबसे कम होता है और गैस में उससे ठोस की तुलना में अधिक होता है, और गैसेस में बहुत ही ज़्यादा अंतरा आणविक अवकाश अधिक होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा अधिक होता है। द्रव के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होता है। द्रव के जो भी अणु होते हैं उनके बीच में एक तरीके का अट्रैक्टिव और रिपल्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। आकर्षण बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल या संसंजक बल कहते हैं, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या कोहेसिव फोर्स। यह बल द्रव की भौतिक अवस्था के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। जो जैसे अगर ठोस है तो ठोस में आकर्षण बल कैसा होगा, द्रव्य है द्रव्य में इनका आकर्षण बल कैसा होगा, और गैस में उनका आकर्षण बल कैसा होगा। तो मतलब भौतिक अवस्था उनकी जैसे भी होगी तो वो अपने आप चेंज होता रहता है। इसके बाद है द्रव्य तथा ठोस अवस्था में अणुओं के बीच पर्याप्त अंतरा आणविक बल कार्य करता है, जबकि गैस अवस्था में अणुओं के बीच दूरी बहुत अधिक होती है अतः अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है। ठीक है, अगला है ठोस एवं द्रव की अवस्था में जब अणुओं की दूरी साम्य दूरी 0 से कम होती है, दूरी जो होती है उनकी साम्य दूरी 0 से कम होती है, तब अणुओं के बीच प्रतिकर्षण बल
फोर्स ऑफ रिपल्शन आकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। इसके विपरीत परस्पर दूरी r 0 से अधिक होने पर आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। यह फिगर दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि आकर्षण बल किस जगह अधिक है और किस जगह कम है। अगला है द्रव के अणु सदैव इधर उधर गतिशील रहते हैं। जो भी द्रव होते हैं उनके अणु जो है इधर उधर गति करते हैं। इस प्रकार की गति को आणविक गति या मॉलिक्यूलर स्पीड कहा जाता है, जो अणुओं के भार तथा तापमान पर निर्भर करती है। मतलब अगर ताप अधिक होगा तो मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होता है बहुत अधिक हो जाता है, जिससे इनकी मॉलिक्यूलर स्पीड भी बढ़ जाती है। और ये उनके भार पर भी डिपेंड करता है कि उनका भार किस टाइप का है। ये एक्सपेरिमेंट है जो कि अणुओं की गतिशीलता निम्नलिखित परीक्षणों से स्पष्ट होती है। तो ये कुछ परीक्षण है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है कि कमरे में एक कोने में इत्र की शीशी खोलने पर उनकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो अणु होते हैं वो एक गतिशील होते हैं, इनमें एक मॉलिक्यूलर स्पीड होती है। इसके कारण जो है कमरे में इत्र की शीशी खोलने पर सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। सेकंड है जल से भरी पर्क नली में पोटेशियम परमैंगनेट का एक स्टर डाल देने पर धीरे धीरे संपूर्ण जल का रंग गुलाबी हो जाता है। तो ये भी एक आणविक गति के कारण हो जाता है। अगला है अणुओं के द्रव्यमान तथा वेग के कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। मतलब अणुओं के द्रव्यमान और उनके वेग के कारण क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। द्रव की ऊष्मीय ऊर्जा इसी गतिज ऊर्जा के कारण होती है। मतलब अगर गति होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होगी अणु, तो ये ऊष्मा उत्पन्न होने का कारण ही है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण ही है गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक है। अणुओं के वेग शून्य होने पर द्रव का ताप भी शून्य हो जाता है। अणुओं का वेग अगर शून्य है तो द्रव का ताप भी शून्य हो जाएगा। जब तो द्रव के ताप को बढ़ाया नहीं जाएगा तो उनके अणुओं के वेग भी नहीं बढ़ेगा। उसके बाद है हमारा थर्ड प्रयोग। एक कांच की अंश अंकित नली लेते हैं, मतलब जिसमें अंश दिए गए हों। इसके आधे भाग की जल से भर देते हैं। मतलब आधा भाग जो होता है परख नली अंश अंकित नली का भर देते हैं। शेष भाग को एथिल अल्कोहल से भर देते हैं। इसे अच्छी तरीके से हिलाते हैं। नली में कुछ रिक्त स्थान दिखाई पड़ता है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि मिश्रण का आयतन आरंभ में लिए गए जल तथा अल्कोहल के आयतनों के योग में कुछ कम हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल के अणु जल के अणु के आंतरिक अवकाश या इंटरमोलिकुलर स्पेस में समायोजित हो जाते हैं। मतलब जो पानी था, पानी में अगर हमने अल्कोहल डाला कुछ देर के बाद जो है देखते हैं कि मिश्र का आयतन प्रारंभ से जल तथा अल्कोहल के आयतन के योग से कुछ कम हो जाता है। ठीक है। ये चित्र है, इसमें हमने 50 मिली जल लिया, फिर उसके बाद 50 मिली जल में 50 मिली ही अल्कोहल मिक्स किया। कुछ समय बाद देखा कि जो उसका पहले जो स्तर था उसके स्तर में पहले से कमी आई है। ठीक है। अगली हेडिंग है हमारी अणु गतिक सिद्धांत के आधार पर द्रव की ठोस, द्रव्य तथा गैस अवस्था की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सबसे पहले हमारा ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। अणु गति सिद्धांत के आधार पर ठोस अवस्था के अणुओं की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले हेडिंग है हमारी आकार। ठोस जो है आकार अवस्था में अणुओं की स्थितियाँ एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। अणुओं के निश्चित स्थान पर रहने के कारण ठोस का आकार निश्चित होता है। मतलब उसके जो ठोस में अणु क्या होते हैं, अणु एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और वो एक निश्चित क्रम में लगे हुए होते हैं। अणुओं के निश्चित स्थानों पर रहने के कारण ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। उसके बाद हमारी हेडिंग है आयतन। आयतन क्या होता है? ठोस पर दाब डालने पर उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। अगर ठोस पर कितना भी दाब डाला जाए, कितना भी प्रेशर डाला जाए, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसके अणु पास पास स्थित होते हैं। इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है तथा इनकी स्थितियाँ निश्चित होती हैं। अतः ठोस आयतन भी निश्चित होता है। गर्म करने पर इनके आयतन में उपेक्षणीय अंतर आता है। मतलब उनको गर्म करेंगे तब जाके कुछ इसमें अंतर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आकर्षण बल। अणु अत्यधिक पास पास स्थित होते हैं, जिससे अंतरा आणविक स्थान बहुत ही कम होता है।
इसमें पारस्परिक आकर्षण बल भी प्रबल होता है। मतलब अणु जब पास होंगे तो उनमें पारस्परिक आकर्षण बल जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रबल या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगली हेडिंग है हमारी घनत्व, डेंसिटी। अणुओं के परस्पर अत्यधिक निकट होने के कारण ठोस का घनत्व अधिक होता है। यही कारण है कि ठोस कठोर और दृढ़ होते हैं। मतलब अणु पास पाते हैं, अत्यधिक निकट हैं, तो उनका क्या होगा, ठोस का घनत्व भी अधिक हो जाएगा। अगली हेडिंग है हमारी समाकृतिकता। अणु प्रायः सुव्यवस्थित होते हैं, अतः बहुत से ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। मतलब कुछ जो ठोस होते हैं वो क्रिस्टलीय फॉर्म में उपस्थित होते हैं, अतः उनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। कुछ ठोसों की कोई आकृति नहीं होती, ऐसे ठोस अक्रिस्टलीय कहलाते हैं। कुछ ठोसों की आकृति एक जैसी होती है। इन ठोसों को हम समाकृतिक कहते हैं तथा इनके गुणों को समाकृतिकता कहते हैं। उस अवस्था में अणुओं की व्यवस्था का डायग्राम है और नीचे क्रिस्टल की ज्यामितीय आकृति है। यहाँ पे जो डबल शेड में है वो सोडियम है और बाकी जो है OCl है। ठीक है। अगली हेडिंग है हमारी द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। इसके फलस्वरूप संसंजक बल बहुत कम हो जाता है। इसी कारण द्रव के अणु गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। मतलब अणु में क्या होता है, उनके बीच में ठोस की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा स्पेस होती है। इसके कारण क्या, अधिक स्पेस होने के कारण इसमें संसंजक बल बहुत कम होता है। इसी कारण द्रव में अणु गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। अणु गति सिद्धांत के आधार पर द्रव के विभिन्न गुणों की विवेचना निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले हमारी हेडिंग है आकार, शेप। द्रवों के अणु गति करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके स्थान स्थित नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। इनके लिए द्रवों के आकार निश्चित नहीं होते। अगर वो अणु गति करते रहेंगे तो उनका शेप चेंज होता रहता है। इसी कारण इनके द्रवों के आकार निश्चित नहीं होते हैं। अगला है आयतन। द्रव के अणु द्रव की सीमा के अंदर ही स्वतंत्रतापूर्वक गति करते रहते हैं, किंतु वे उसके ऊपरी पृष्ठ को नहीं छोड़ पाते। जब कोई अणु द्रव की ऊपरी सतह पर पहुंचता है तो द्रव के अंदर के अणु उसे आकर्षित करते हैं। फलतः अणु द्रव की ऊपरी सतह को भेद कर बाहर नहीं जा पाते। यही कारण है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है। अगला थर्ड हेडिंग है हमारी तरलता। द्रव्य अणुओं की गतिशीलता के कारण ही तरल होते हैं। मतलब द्रव के जो अणु होते हैं वो गतिशील होते हैं। इसी कारण जो द्रव्य में तरलता का गुण होता है, इसी कारण होता है। द्रव्य की तरलता उसके अणु के संसंजक बल पर निर्भर करती है। सांद्र द्रवों में अणु कम गतिशील तथा तनु द्रवों में अणु अधिक गतिशील होते हैं। अगला है हमारा गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में द्रवों के अणु बहुत तेज़ी से गति करते हैं। इनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। मतलब गैसीय अवस्था में जो द्रव्य के अणु हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस अधिक होने के कारण उनमें गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है। अणुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बलों के प्रायः शून्य होने के कारण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है तथा अणु प्रत्येक दिशा में स्वतंत्र रूप से गतिशील रहते हैं। अणु गति सिद्धांत के आधार पर गैस अवस्था के गुणों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। आकार। गैसों के अणु गतिशील अवस्था में रहते हैं, अर्थात उनके स्थान स्थिर नहीं होते, इसीलिए गैसों के आकार अनिश्चित होते हैं। जिस पात्र में गैस भरी रहती है उसी समान रूप में फैल जाती है, उसी प्रकार का आकार ग्रहण कर लेती है। गैस जो है बहुत ज़्यादा गतिशील होती है, वह स्थिर नहीं होती है। मतलब जिस पात्र में रख दी जाती है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा आयतन। गैसों के अणु स्वतंत्रतापूर्वक तीव्र वेग से अनियमित रूप से सभी संभव दिशाओं में निरंतर गति करते रहते हैं, इसलिए गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है। अगली हेडिंग है हमारी दाब। अणु परस्पर तथा बर्तन की दीवारों में निरंतर टकराते रहते हैं, जिससे वेग और दिशा में परिवर्तन होता रहता है। बर्तन की दीवारों में अणुओं के निरंतर टकराने के दौरान अणु बर्तन की दीवारों में संवेग स्थानांतरित करते हैं और संवेग स्थानांतरण के फलस्वरूप ही गैस दाब उत्पन्न होता है। तो मतलब गैसों को हम दबा सकते हैं। क्यों दबा सकते हैं? क्योंकि अणु परस्पर बर्तन की दीवारों से निरंतर टकराते रहते हैं, जिससे वेग और दिशा में परिवर्तन होता रहता है
और बर्तन की दीवारों में अणुओं के नित्य टकराने के दौरान अणु बर्तन की दीवारों को संवेग स्थानांतरित करता है और संवेग स्थानांतरण के कारण ही गैस में दाब उत्पन्न होता है। अगली हेडिंग है हमारी गतिज ऊर्जा। गैसीय अवस्था में स्थितिज ऊर्जा पूर्णतः गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, अतः गैसों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठोसों की अपेक्षा और द्रवों की अपेक्षा गैसीय अवस्था में स्थित ऊर्जा पूर्णतः गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, अतः गैसों की गतिज ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है। ये थे आज के हमारे टॉपिक। अगले क्लास में हम द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्प कर रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।